नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। मैं हूं वैशाली चौधरी। हर बार की तरह एक और मुद्दे के साथ आए हैं, लेकिन इस बार मुद्दा कुछ ऐसा है जो कि आप लोग जानना चाहेंगे। अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें तो वो एक यूथ आइकन है। हरियाणा का जो युवा वर्ग है वो खास तौर पर दुष्यंत चौटाला में कहीं ना कहीं अपना एक लीडर देखता है। शायद वो भविष्य की कुछ अच्छी चीज़ें दुष्यंत चौटाला में देखना चाहता है और शायद यही वजह है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना दुष्यंत चौटाला के पास जाए और उनसे उन मुद्दों पर बात करें जिन पर शायद ही बात होती होगी। डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हरियाणा के हैं जो दुष्यंत जी मुझे लगता है कि बेहतर समझते हैं और उन चीज़ों पे उनका विजन क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप पहुँचे हम दुष्यंत जी के पास। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। दुष्यंत चौटाला जी, बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं एक विजन से करना चाहूँगी। विजन इसलिए कह रही हूँ या फिर कहूँ कि जनरेशन गैप का एक इशू है जिस पर मैं ध्यान खींचना चाहूँगी। सियासत जमा हो रही है, कह सकते हैं हम एक बात, पूरी दुनिया में ही हो रही है। Exactly. इट इज़ नॉट ओनली हरियाणा। हाँ। मगर हम देखते हैं तो पैन ग्लोब ये आज एक एनवायरनमेंट है कि एक नई जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस आर कमिंग अप, हु आर लिटरेट, हु आर एनर्जेटिक, दे हैव अ विजन, दे हैव अ ड्रीम। हम कैसे देश को, प्रदेश को आगे लेकर जाएं। ये जो जनरेशन गैप है दुष्यंत जी, क्या आपको लगता है कि जो पुरानी पीढ़ी है या जो बुजुर्ग जो हैं उनके साथ जब एक युवा वर्ग मतलब युवा नेता जब जुड़ता है तो एक थिंकिंग या फिर एक जनरेशन गैप की वजह से कुछ चीज़ें उनको समझाने में दिक्कत होती हैं? जो आपका विजन है नेचुरली थोड़ा अलग होगा, आज के हिसाब से होगा, जबकि उनका थोड़ा ट्रेडिशनल है। तो क्या ये टसल होता है? मैं इसको टसल नहीं कहूँगा, ये अडेप्टेबिलिटी कहूँगा। और ये अडेप्टेबिलिटी हमने चौधरी देवीलाल के समय देखी जब उनके साथ 9 लोग होते थे। वो अपने 9 रत्न कहते थे और वो 9 लोग ऐसी उम्र के थे जिसमें से चौधरी देवीलाल से 30-30, 35-35 साल का गैप था। और चौधरी देवीलाल की अडेप्टेबिलिटी थी कि उन लोगों के जो विजन था उसको अडॉप्ट कर कर उनने अपना शासन चलाया। बादल साहब की बात करें, मेरे ख्याल से उनको तो सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर उस समय बने थे, पर उनके साथ धीरे धीरे जैसे उनकी उम्र बढ़ी एक यंग लॉट भी जुड़ता गया और वो यंग लॉट ने शायद लास्ट उनका जो 2 टेन्योर था उसको एज अ चीफ मिनिस्टर मदद करी चलाने के लिए। तो आई थिंक यू हैव टू अडॉप्ट टू इट, यू कांट से कि टसल है। अगर आप पॉलिटिक्स में टसल करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली। हिसार लोकसभा क्षेत्र से आपके काम की अब बात कर लेते हैं कि सांसद बनने के बाद नेचुरली सबकी एक्सपेक्टेशंस रही होंगी और आपने कुछ काम किए हैं वहाँ पर। तो मैं वो चीज़ें जानना चाहती हूँ कि एमपी लाइट स्कीम से और उसके अलावा भी उससे बाहर निकल एमपी लाइट तो एक पोर्शन है। हर एमपी को 5 करोड़ मिलते हैं, वो कितनी अच्छी तरीके से यूज़ करता है। चाहे वो एमपी लाइट से मैंने पहला वाईफाई गाँव बनाया हो, चाहे मैंने जिन गाँव में पीने के पानी की दिक्कत थी वहाँ 283 पानी के टैंकर पहुँचाए हो, जहाँ आज डेंगू जैसी बीमारियों से हमारा देश प्रभावित रहता है मानसून पोस्ट मानसून, वहाँ फॉगिंग मशीन भिजवाई हो, चाहे वो शहरों के वार्ड थे चाहे वो गांव थे, जिससे एटलीस्ट ये मस्कीटो प्रोन डिजीज से हमें निजात मिले। और उसके साथ फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हमने लगभग 5,000-6,000 लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम किया हो। उसके बाद जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चाहे स्टेडियम्स के अंदर कमरे बनाने की बात हो, गौशाला में शेड बनाने की बात हो, एक पोर्शन था जहां हमने अब तक 22.5 करोड़ रुपया मिला और हमने यूटिलाइज़ किया। मेरा तो सौभाग्य रहा कि मेरे से पूर्व जो सांसद थे मैं उनके भी लगभग 3.5 करोड़ रुपया लाकर उसको यूटिलाइज़ करके आया। मैं स्वर्गीय भजनलाल जी के 80 लाख रुपए लेकर आया और कुलदीप बिश्नोई जी के 2 करोड़ 70 लाख रुपए लेकर आया। तो एक एडवांटेज रही, एनर्जी थी, ऑफिस में गए, उनसे पूछा कि है तो पैसा मेरी लोकसभा का, लैप्स हो गया तो भी आप इसको गवर्नमेंट के खजाने में क्यों डालते हो, एटलीस्ट हिसार का अधिकार बनता है। उसके साथ जहां मिनिस्ट्रीज से काम लेना था, देश का पहला अगर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहीं खुला तो वो हिसार में खुला। और ये मेरी मांग थी पार्लियामेंट में जब मैं पहली बार एमपी बनकर गया कि आज हिसार के बच्चे को, सिरसा के बच्चे को पासपोर्ट बनवाना है तो उसको कहीं ना कहीं अम्बाड़ा आना पड़ता था, चंडीगढ़ आना पड़ता था। क्यों? इतने 100 किलोमीटर और 4-4, 5-5 घंटों की सवारी करके वो अपना पासपोर्ट बनवाने आए। और उसकी शुरुआत उस समय सुषमा स्वराज जी और वीके सिंह जी ने करी कि आपके पासपोर्ट मेला लगवा देते हैं। एक पासपोर्ट मेला लगा, उस समय 2,500 से ऊपर एप्लीकेंट्स आए। मतलब उस मेले में आके आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते थे, इंटरव्यू आपका अम्बाला होता था। मगर फिर मैंने उनको आइडिया दिया कि ये पोस्ट ऑफिस खत्म हो रहे हैं, आप यूज़ करिए।
और आज हिसार के अंदर 3 काउंटर है पोस्ट ऑफिस में। एंड हैरानी ये है कि वी हैव अ वेटिंग ऑफ मोर देन 4 months इन हिसार। इतने पासपोर्ट बनवाने के लिए युवा बैठे हैं। आप सोचिए कि चंडीगढ़ और अम्बाड़ा का क्या हाल होता होगा जब पूरे प्रदेश वहाँ इंटरव्यू देने आते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव थे। रेलवे की बात थी, हिसार के अंदर कोई बड़ी ट्रेन नहीं आती थी, कनेक्टिंग थी। हमने पहला वॉशिंग यार्ड 2 लाइनों का हिसार में बनवाया। नाउ हिसार इज कनेक्टेड टू सिकंदराबाद, इज कनेक्टेड टू कोयम्बटूर, इज कनेक्टेड टू हैदराबाद, इज कनेक्टेड टू वेस्ट बंगाल। तो हिसार के अंदर 8 नई ट्रेनों का हॉल्ट हुआ जो आके क्लीन हिसार में होती है और हिसार से चलती है। और रिसेंटली एक नई ट्रेन और शुरू हुई जो हिसार से जयपुर जाएगी और जयपुर से दिल्ली जाएगी। तो हमने तो ऑल्टरनेटिव कनेक्शंस बनाए हैं और ये कनेक्शंस जो हैं ये कहीं ना कहीं हिसार की डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगे। जब ट्रेन कनेक्टिविटी होगी, जब हाईवे कनेक्टिविटी बढ़ने से ही तो वहाँ इंडस्ट्री भी आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार आएगा तो विकास होगा। एग्जैक्टली। आप हिसार के अलावा दूसरे शहरों की भी बात कर लेते हैं। आप हरियाणा को फ्यूचर में आपका विजन क्या है हरियाणा को लेकर? जैसे आपके लिए बोला जाता है सीएम आया, ऐसे जैसे युवाओं में है ये चीज़। अगर ये बात है तो अगर आप सीएम बनते हैं, मेरा सीधा सवाल है कि अगर आप सीएम बन रहे हैं तो ऐसा क्या आप करेंगे जो अब तक जो सीएम है वो चाहते हुए भी वो नहीं कर पाए और लोग आपको देख रहे हैं उस चीज़ के लिए? अब हरियाणा इज द बिगेस्ट लूजर आउट ऑफ इट। वी प्रोड्यूस 163% देन वी कंज्यूम। अब उसके अंदर तो ये है कि फैक्ट्रियां सारी हमारे यहाँ और जो कंजम्पशन है वो बिहार में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, उन प्रदेशों में हो रही है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ नहीं है। और उसका रेवेन्यू लॉस डायरेक्टली अगर किसी पे आ रहा है तो हरियाणा पे आ रहा है जी। तो सबसे प्राथमिकता तो यही रहेगी कि हरियाणा के रोज़गारों के अंदर हम हरियाणा के युवाओं का हिस्सा बनाएं। और जब हरियाणा के युवा हरियाणा में रोज़गार करेंगे तो पैसा हरियाणा में रहेगा, कंजम्पशन हरियाणा में रहेगी, जिससे कहीं ना कहीं हमारा स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और युवा के हाथ में रोज़गार भी आएगा। शिक्षा की बात है, मेडिकल व्यवस्था की बात है। आज आप खुद देखिए कि हरियाणा का कोई भी गांव लेवल की सरकारी डिस्पेंसरी जो है, चाहे पीएचसी हो चाहे सीएचसी हो, इट इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। इवन सरकारी सिविल हॉस्पिटल्स की ये हालत है कि हमारे वहाँ पर आईसीयूज प्रॉपर नहीं है। मैं जींद गई थी बल्कि जब ये उपचुनाव के दौरान, मैं आपको कहना चाहूँगी वहाँ जाके हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखे और हम वाकई सोच में पड़ गए। मतलब हमारी टीम थी कि इतने बड़े बड़े लीडर्स वहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गए और इतना कुछ हो गया, लेकिन वो जगह वैसा ही रह गया। आप अकेले जींद की बात नहीं करिए, हमारे पास 22 जिले हैं। आई कैन नॉट कमेंट अबाउट पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद, दीज आर बिग सिटीज़ या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सिटीज़ हैं। पर इसको छोड़ के आप जब और सिटीज़ में जाते हैं, चाहे सिरसा हो, फतेहाबाद हो, हिसार हो, जींद हो, उसके साथ कैथल हो, ये वो शहर हैं जहां आज सरकारी अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन तक की मशीनें नहीं है। Exactly. और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं भी फलानी लैब से जाके आप अपना टेस्ट करा कर लाइए। आप खुद सोचिए कि हम अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें अपने अस्पताल में नहीं दिला सकते तो आम आदमी का इलाज कैसे कर सकते? वी शुड शट दैट डाउन। अगर गवर्नमेंट कैन नॉट रन इट, इट शुड बी शट डाउन। मगर ऑल्टरनेटिव तरीके बनाए जा सकते हैं। हम दिल्ली जैसा छोटा प्रदेश नहीं है, वी आर अ बिगर स्टेट। एंड हमारे यहाँ पर एक गांव से दूसरे गांव के एवरेज 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। मगर अगर हम 20-20 गांव के ऊपर एक आज हम मेडिकल शॉप खोल दें जो जेनरिक मेडिसिन हो, जो सस्ते में आम आदमी को दवाई दे, तो मेरे ख्याल से फिर ये आपको लगता है ये पॉसिबल है? अगर बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल तो जब चौधरी देवीलाल ने पेंशन की बात करी थी, लोग कहते थे कैसे ये पॉसिबल है। यू आर इन द गवर्नमेंट एंड यू आर देयर टू मेक चेंजेस। हरियाणा स्पोर्ट्स में आज नंबर 1 है। वी गेट मोर देन 33% ऑफ द टोटल मेडल शेयर एनी इवेंट पॉसिबल। अगर आप बात करें तो हमारे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? हम तो ये लालच देते हैं एक खिलाड़ी को कि तू मेडल जीत के आया तो तेरे को मुर्रा भैंस देंगे। वो खिलाड़ी अपनी डाइट पे ध्यान देगा या उस भैंस के चारे पे ध्यान देगा या गाय के चारे पे ध्यान देगा या उसका शाम को दूध निकालने का समय निकालेगा? बिल्कुल इनिशिएटिव अच्छा है कि भी गौ माता की सुरक्षा हो, मगर दूसरी वो एक विजन अलग है। लेकिन मगर आप ये भी तो सोचिए भी उस खिलाड़ी को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम देना चाहिए या अपने वो पशुधन की सेवा करेगा? सही बात। तो क्या आपको लगता है कि सोच शायद अच्छी है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है? देखिए, सोच हर व्यक्ति की अलग होती है और अच्छी सोच जब होती है जब बदलाव आते हैं जी। स्पोर्ट्स पॉलिसी हरियाणा में कब फॉर्म हुई, उसका बदलाव आज देखने को मिल रहा है। पंजाब के अंदर किसी समय ऐतिहासिक तौर पर खिलाड़ी होते थे, मगर एक दौर आया जब खिलाड़ियों ने खेल छोड़कर और चीज़ों में वो फंसे।
और आज नतीजा है, मिडिल टैली में पंजाब का शेयर कितना कम है, और पंजाब में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल सही। आप हिमाचल की बात करिए, हम स्कीइंग के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं, मगर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आज हिमाचल सरकार ने स्कीइंग के लिए बनाया है। आई अप्रिशिएट उत्तराखंड गवर्नमेंट, उनने एटलीस्ट अपने वहाँ ओली का हो और हो, ये 4-5 स्कीइंग रेंज तो बनाई है। क्या आपको लगता है कि नए चेहरे जो हैं, मतलब अगर हम पारिवारिक उसकी बात छोड़ दें कि जैसे आपका एक परिवार है, इस तरह से अगर हम इस चीज़ को छोड़ दें, फ्रेश जो हैं, जो बिना किसी बैकग्राउंड के हैं, वो ठीक तरह से नहीं आ रहे, इसकी वजह क्या है? देखिए, वो तो एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात है। मैं एमपी जरूर बन के आया, हाँ, पुरानी बातों को ऐड ऑन करके लोगों का समर्थन मिल के, मगर अगर मैं 5 साल काम ना करूं तो क्या हिसार की जनता मेरे को चुनकर भेजेगी? आप एज ए पॉलिटिशियन हो या आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपको जनसेवा में 2400 घंटे समर्पित रहना पड़ेगा। लोग कहते हैं डॉक्टर का जॉब एक नोबल जॉब है या नर्स का जॉब एक नोबल जॉब है। मैं ये मानता हूँ पॉलिटिशियन का जॉब तो सबसे नोबल है। हमें तो बहस चोरी से लेकर और मर्डर तक के मुकदमों की बारे में लोग समस्याएं लेकर आते हैं। किसी की दुकान में चोरी से लेकर और सड़क पे एक्सीडेंट तक की समस्याएं लेकर आते हैं। कोई डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं कर पाया, शाम को तो फ़ोन आता है कि आप उसको रिक्वेस्ट करो कि सुबह पहला कर दे। आपकी ट्रांसफ़र की सिफारिश आती है, नौकरियों की सिफारिश आती है, पता नहीं किस किस तरह की चीज़ हम डील कर कर शाम तक बैठते हैं। मगर मुझे ये लगता है कि ये पॉलिटिशियंस हैं जो बैठ के हर एक की समस्या सुनते हैं, उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, एंड दैट इज़ आवर ड्यूटी एज इलेक्टेड मेंबर्स। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ। अगर आपके पास पावर आती है तो किसानों के इन समस्याओं को, उनके मुआवजे की बात करें या जो भी है उनका जो समर्थन मूल्य का जो उनको लगता है कि नहीं मिल रहा, आप किस तरह से इसको देखते हैं और आपके पास इसका सोल्यूशन क्या है? सीधी सी बात। सोल्यूशन, हाँ, किसान के लिए आप 100% किसी चीज़ का नहीं ला सकते जी, क्योंकि किसान की लाइफ सबसे ज़्यादा मौसम पे डिपेंड करती है। बारिश ज़्यादा होगी तो नुकसान है, बारिश कम होगी तो नुकसान है। परफेक्ट वेदर रखना कोई आपके हाथ में नहीं है। मगर आपको इजराइल जैसी कंट्रीज से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा। ज़रूर पीछे इनिशिएटिव लिए गए, पॉली हाउसेज लगाए गए, उसमें भी करप्शन सामने आई। आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसान को समृद्ध बनाने के लिए, उसकी उपज का सही दाम और उसकी पूरी खरीद, ये प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। और दूसरी ओर है कि फार्मर के ऊपर बर्डन लोन का है, मगर दिक्कत क्या आती है, फार्मर लोन को मल्टीप्लिकेशन इंटरेस्ट होता रहता है। अगर वो 1 महीने की किस्त नहीं भरेगा तो वो मल्टीप्लाई होकर अगले महीने 1.5 गुना हो जाएगी और मल्टीप्लाई होगी, उसी वजह से दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी समस्या आज कहते हैं हम कि फार्मर के ऊपर 2.5-3 लाख करोड़ का कर्ज है पूरे देश में कॉर्पोरेटिव सेक्टर में। वो 2.5-3 करोड़ रुपए ओरिजिनल नहीं है, उसका अमाउंट तो शायद 75-80 लाख करोड़ होगा, मगर वो इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ गया कि वो मल्टीप्लाई इतनी ज़्यादा हो गया। और उस चीज़ को देखते हुए आज सबसे पहले प्राथमिकता है कि जैसे चौधरी देवीलाल ने किसान को कर्ज मुक्त किया था जी, उस तरीके से प्राथमिक तौर पर उसको एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो एटलीस्ट इस फील्ड से जुड़ा रहे। एक समस्या जो हमारी उम्र के युवा साथियों में देखने को मिलती है कि यार फादर्स और फोर फादर्स वर फार्मर्स, पर आज हमारे में से कितनों का इंटरेस्ट बचा है जो अगर दिल्ली पढ़ लिया, चंडीगढ़ पढ़ लिया या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, वो ये सोचता नहीं है मैं जाकर गांव में ट्रैक्टर चलाऊं। अब हल वाला टाइम तो रहा नहीं, मैं ट्रैक्टर चलाऊं, कंबाइन चलाऊं या हाथ से गेहूं काटूं, उसका बेच के आने का क्या प्रोसीजर रहता है। अधिकतम ऐसे साथी हैं जो इससे दूर चल के जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप ऑल्टरनेटिव फार्मिंग का सोर्स ढूंढिए। उसके साथ बागबानी है, हमारे इलाके में सिरसा में, फतेहाबाद में, महेंद्रगढ़, भिवानी में बहुत ज़्यादा कीनू की खेती होती है। उसके साथ जब हम बात करें जो ये यमुना की बेल्ट है, इसमें सूरजमुखी की खेती होती है। तो हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, मगर हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है कि हम उत्तर प्रदेश की तरह गेहूं पे, चावल पे और गन्ने पे नहीं जी रहे। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को तो हमें अच्छी तरह यूटिलाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें पॉली हाउस के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज बनानी पड़ेगी कि किसान की उपज को लॉन्ग टर्म
शेल्फ लाइफ मिले वो बेच के। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में उगी हुई चीज़ 4 दिन बाद न्यूयॉर्क पहुंचती है ट्रक पे, मगर वो 4 दिन का ट्रांसपोर्टेशन में उसमें 1% भी क्रॉप लॉस नहीं होता। तो आपको वो सोर्स तो बनाना पड़ेगा कि किसान की उपज सक्सेसफुली चली जाए। आज तो ये हालात है कि हमारा किसान गेहूँ बनाता है, उसको इफ़को खरीदती है, वो जब तक तमिलनाडु जाती है गेहूँ उससे पहले तो वो आधी खराब हो जाती है। और किसान की कमाई जब खराब होती है तो मुझे नहीं लगता किसी किसान को अच्छा लगता है। तो शायद ये ऑल्टरनेटिव वर्क जो है ये शुड बी द प्राइम फोकस। आज गवर्नमेंट कहती है हम 6,000 रुपये दे देंगे, 6,000 रुपये में तो किसान के खाद और बीज भी नहीं आते, एक फसल के भी। आप खुद सोचिए कि वो एक फसल की जब पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रहा। कैप्टन अभिमन्यु से हमने ये सवाल पूछा था, लास्ट वीक उनके साथ ही मेरा था, तो जब मैंने ये पूछा कि किसानों, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि बहुत कम है, किसानों का ये कहना है कि कुछ भी नहीं है। तो उनका ये कहना है तो शुरुआत तो हुई, पहले तो ये भी नहीं था। शुरुआत तो बहुत बार हुई है, कोई अकेली बीजेपी ने तो नहीं किया। बीजेपी की एक खासियत है कि हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। वो क्यों नहीं बताते तेलंगाना के अंदर 18,000 रुपये दिए जाते हैं सालाना, और उसके अंदर तो खाद भी खरीदी जाती है, बीज भी खरीदे जाते हैं, पशुधन भी मिलता है। तमिलनाडु के अंदर आप मानेंगे, हैरानी होगी आपको कि किसानों को मुर्गियां भी मिलती है कि आप अंडे तैयार करिए। अच्छा। तो आप खुद सोचिए कि अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग इनिशिएटिव है, और हम एक देश के तौर पर एक पॉलिसी इज नॉट फिटेड फॉर ऑल। हिमाचल के लिए हमें अलग पॉलिसी रखनी पड़ेगी, हरियाणा के लिए अलग, राजस्थान के अलग, और मराठवाड़ा के लिए उससे अलग। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है हमने शुरुआत करी, तो उस शुरुआत का अंत कैसा होगा सबसे पहले उसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड आई थिंक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे वर्क बैकवर्ड्स, दे मेक अ पॉलिसी विद अ एंड प्लान, और उसको फिर पीछे लेकर आते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। हम इकलौता देश है कि एक पॉलिसी इस देश पे थोप देते हैं और उसको फिर धीरे 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 सुधारने का काम करते हैं, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल जीएसटी है। क्या आपको लगता है कि विजन की कमी है? मतलब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचा नहीं जाता। देखिए हमारे देश के अंदर पॉलिसी की एक बहुत बड़ी समस्या है। वी मेक अ पॉलिसी फॉर 5 years, 10 years, 15 years. As a country which has a population of 125 crore people, we should make a policy for 30 years. नेता जब पावर में नहीं होते तो बहुत सारे वायदे करते हैं और ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं जी हमारा विजन तो ये है, ऐसा है, वैसा है। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि? देखिए आपको सपना तो रखना पड़ेगा जी, और आपका सपना प्रदेश और देश हित के लिए होना चाहिए, और वो कितना बदलाव ला सकता है दैट शुड बी अ प्राइम एजेंडा। तो आपका विजन और सपना भी ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर लो। जी जी। और मुझे लगता है कि इन लास्ट 5 years मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की या मेरे प्रदेश की जो समस्याएं थी, देयर वाज अ स्मॉल वाटर डिस्प्यूट बिटवीन हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान भाखड़ा के ऊपर। वहाँ पंजाब पानी नहीं आने दे रही थी राजस्थान के कहने से। मैंने पार्लियामेंट में उठाया, आई मेट द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स, आई मेट 2 चीफ मिनिस्टर्स, और आज वो हेड बन चुका है। हरियाणा को भी उसके हिस्से का 100 क्यूसेक पानी फालतू मिला है, और हिसार के अंदर जो एक समस्या थी कहीं ना कहीं उसके अंदर मैं पूरी भरपाई तो नहीं करवा पाया, मगर वो हेड रीग्रेज होने से कहीं ना कहीं वो पानी की समस्या में हमें कुछ ना कुछ इजाफा हुआ है। जी, पंजाब की जो की बात आई है, पंजाब के साथ हमारे कई सारे मुद्दों पर टसल है, तो आप उन मुद्दों को कैसे देखते हैं कि क्या किस तरह से उनका हल होना चाहिए? सिर्फ बातों के जरिए जो हो रहा है, राजनीति ज्यादा हो रही है, धरातल पर कम हो रहा है। आपको लगता है ऐसा? वी आर 2 states, आप ब्रदर सिस्टर कह लीजिए, बड़ा भाई छोटा भाई कह लीजिए, वी बीन वन बिफोर। सेपरेशन होगी, 2 घर अलग बन गए, 2 लोगों की सोच अलग होगी, दे हैव अ विजन टू वर्क। मगर इन दिस रिगार्ड आप डंडों से बंदूकों से तो लड़ाई नहीं लड़ सकते। वी आर नॉट इंडिया पाकिस्तान, वी आर 2 states। यहाँ तो हल निकालने पड़ेंगे, और म्यूचुअली कुछ खो के कुछ पाके आपको सबका फायदा करना पड़ेगा। ये तो निरंतर आते रहेंगे। इट इज़ नॉट बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। तमिलनाडु कर्नाटका लड़ रहा है, आंध्रा तेलंगाना लड़ रहा है, आंध्रा उड़ीसा लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश बिहार के बीच में डिस्प्यूट रहता है, झारखंड बिहार में। पंजाब हरियाणा ज़्यादा हाईलाइट होता है क्योंकि आप और हम यहाँ रहते हैं, वी नो इट बेटर। दिल्ली और हरियाणा में भी बहुत डिस्प्यूट्स हैं। मगर ये चीज़ें हैं कि हमें देश के जनमानस की हित के लिए कहीं ना कहीं म्यूचुअली एग्री करना पड़ेगा। थोड़ा सा खो के भी अगर सबके लिए कुछ फ़ायदा होता है तो उसको पाना पड़ेगा। जी, अब आखिरी सवाल मेरा, कैग की रिपोर्ट के आधार पर आपने कुछ सवाल उठाए सरकार पर, मैं वो जानना चाहूँगी किस आधार पर आपने उठाए और किस बेसिस पर आप ये कह रहे हैं? ऑफ कोर्स कैग की रिपोर्ट है तो नेचुरली वो एक बेस है, लेकिन उसके बाद मैं उसकी थोड़ी डिटेल आपसे जानना चाहूँगी। ये पूरा देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था
कि मैंने आज तक किसी कागज़ पे साइन नहीं करे। अगर मैं साइन करता तो मैं भूपेंद्र हुड्डा की तरह मुकदमे झेल रहा था। उस चीज़ के बाद हमने मुख्यमंत्री के शासनकाल में उनके साइन करी फाइलों का पता किया। और 2015 की 5वीं लाइसेंस कमर्शियल यूज़ की जो इशू हुई थी वो मुख्यमंत्री के आदेश पे हुई थी। अच्छा। और जब उसकी इंक्वायरी करी तो हमें 2017 की एक CAG की रिपोर्ट मिली कि एक बिल्डर को बिना ज़मीन लिए, एक रूल कहता है कि आप अगर गवर्नमेंट ज़मीन के बीच में से कोई बिल्डर को फ़ायदा देते हैं तो 1.5 टाइम्स ज़मीन आपको मिलेगी या फिर उसका पैसा मिलेगा। बिना उससे ज़मीन लिए, बिना उससे पैसा लिए, केवल मात्र उससे एक वाटर टैंक शिफ्ट कराकर और 2 स्टाफ क्वार्टर शिफ्ट कराकर उसको रास्ता दे दिया गया। और नतीजा ये आया कि गवर्नमेंट के खजाने को 160 करोड़ का लॉस हुआ। और कैग भी वेरीफाई करती है कि 2400 गज ज़मीन जो ग्रीन बेल्ट की थी और 2530 गज ज़मीन जो हुड्डा की थी उसका लॉस हुआ है। और मुख्यमंत्री की देख रेख में 2015 में ये सारी कार्रवाई हुई। तो जो आदमी अपनी ईमानदारी का इतना बड़ा ढिंढोरा पीटता है, हमने तो उसकी पोल खोली है और हरियाणा की जनता को दिखाया है कि ये लोग ईमानदार नहीं हैं, ये सिर्फ ईमानदारी का चोड़ा पहनते हैं। तो अगर दुष्यंत चौटाला भविष्य में मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या हम उम्मीद करें कि ये जो तमाम तरह की हरियाणा की जो बुनियादी समस्याएं हैं और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उन चीज़ों पर हम कुछ हद तक हल देख पाएंगे? ये तो हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी रहेगी कि हल निकाले। मगर एज ए संगठन, एज ए लीडर, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि प्राथमिक तौर पर जो 10 लोकसभा हैं इसके अंदर हम मजबूती से अपना प्रदर्शन दिखाएं। क्योंकि एक भ्रम फैला दिया जाता है आम जनमानस के बीच में कि बड़ी वोट तो बड़ी पार्टियों को और रीजनल पार्टीज़ को आप छोटी वोट दो विधानसभा की। मगर मैं तो सबसे अपील करता हूं, मैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोटी पार्टी से चुन कर गया था और 5 साल में मैंने बड़ी समस्याएं उठाई। और अगर हम 2 थे, आज मैं 1 हूँ, अगर हम 10 होंगे तो चौधरी देवीलाल तो इस देश के अंदर परिवर्तन ले आए थे। और आज हरियाणा की जनता को समझना पड़ेगा कि आपकी जो छोटी समस्याएं हैं उनको भी पार्लियामेंट ठीक कर सकती है। Exactly. और जब तक आप छोटी पार्टीज को ऊपर इक्विवेलेंट नेतृत्व नहीं देंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो सबको मिलकर 10 MP जननायक जनता पार्टी के बनाने पड़ेंगे जो देश में परिवर्तन लाने के लिए अपना योगदान दे पाए। दुष्यंत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग तरह की एक बातचीत आपके साथ वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सांसद दुष्यंत चौटाला, JJP नेता। हालांकि हमने पार्टी के बारे में बात नहीं की क्योंकि हमारा विजन था कि हम उनके विजन को जानना चाहेंगे। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।